ये साजिश कौन कर रहा है, किसी को पता नहीं चल पा रही है। लेकिन निशाने पर उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। अब किनको इनसे दुश्मनी है, क्या दुश्मनी निकालना चाहते हैं? कुछ अपने ही लोग साजिश कर रहे हैं या बाहर वाले साजिश कर रहे हैं? बाहर वाले के साथ अपने लोग मिलकर के साजिश कर रहे हैं या बाहर वाले बाहर-बाहर ही साजिश कर रहे हैं, अपने लोग अंदर-अंदर साजिश कर रहे हैं? पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन साजिश बहुत गहरी है और उनके निशाने पर 2027 का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रकार के 2 टर्म तक लगातार अगर इस टर्म में वो जीतते हैं तो वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। 2 टर्म वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं लगातार और तीसरी बार वो बनने जा रहे हैं। ये किसी को पच नहीं रहा है। इसीलिए लगातार उत्तर प्रदेश में एक से एक साजिश की जा रही है। कुछ दिन पहले अभी एक वेब सीरीज आई थी, उसके भी निशाने पर उत्तर प्रदेश ही था, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ी आबादी जिस जाति विशेष की है, उसी पर हमला था और जानबूझ के यह किया जा रहा है कि वो जाति विशेष सत्ता से दूर चली जाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वो जाति विशेष का लगाव है या वो जो वोटर बने हुए हैं, उसको दूर किया जाए। अब इसे दूर करने में कौन-कौन है? इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं दे रहा हूं। पहले यह समझिए कि कुछ दिन पहले जो वेब सीरीज आई, घूसखोर पंडित, उसका निशाना क्या है? और उसके पहले, इस वेब सीरीज के पहले यूजीसी का एक एक्ट आया और यूजीसी के एक्ट पे पूरे देश में बवाल मच गया। आज तक इतिहास में जो अंग्रेजों ने नहीं किया, जो तथाकथित सामाजिक न्याय के पुरोधाओं ने नहीं किया, वो काम वर्तमान केंद्र सरकार ने कर दिया। अब ये तोहमत केंद्र सरकार पर लग रही है, मोदी जी के ऊपर लग रही है, उनके शिक्षा मंत्री के ऊपर लग रही है और ब्रॉड डे लाइट में किया। ऐसा भी नहीं था कि गलती से हो गई। जिस पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसकी अनुशंसा की थी, उसके चेयरमैन दिग्विजय सिंह थे। लेकिन उस अनुशंसा को हूबहू अनुशंसा में यह नहीं था कि आपको इस तरह से यूजीसी एक्ट को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए लाना है पब्लिक डोमेन में। लेकिन उसमें तोड़ मरोड़ करके यूजीसी एक्ट में जो प्रावधान हुआ, उसमें एक वर्ग विशेष के खिलाफ सीधा सीधा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि क्या यह सुनियोजित साजिश है, यह पैटर्न है, ये यूं ही चीजें नहीं हो रही हैं। पहले यूजीसी एक्ट आया, उसके बाद घूसखोर पंडित रिलीज होता है और उसके बाद अब जो ताजा मामला आ रहा है मित्रों, वो तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है। इस तरह की साजिश अगर हो रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, तो बेहद दुखद है, निंदनीय है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसी साजिश हो सकती है, इतनी बारीक, इतनी महीन साजिश। बवाल मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में और इस सबके निशाने पर एक ही काम है, एक ही एजेंडा है कि किसी प्रकार से योगी को रोको, योगी के कुनबे में मतभेद पैदा करो, विद्रोह पैदा करो और उनका जो वोट बैंक है वो तितर-बितर हो जाए और जब ये छिटकेगा तो दूसरी पार्टियां निकल जाएंगी और योगी तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। निशाने पर सिर्फ और सिर्फ योगी हैं और मैं समझता हूं कि इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका संदेहास्पद है। जिम्मेदारी पूर्वक मैं ये बात कह रहा हूं। 27 में आपका चुनाव है और अभी चुनाव तमिलनाडु में होने हैं, अभी चुनाव पश्चिम बंगाल में होने हैं, अभी चुनाव आसाम में होने हैं और उसके पहले यूजीसी का इस तरह का विभाजनकारी एक्ट लागू करना और उसमें युवाओं को आप पूरी तरह से विभाजित
कर देने का प्लान लेकर के आना, जिसपे आपको मालूम था कि ये विभाजन होगा और शायद केंद्र प्रीएम्प्ट नहीं कर सका, कैलकुलेशन नहीं कर सका कि ये बूमरैंग हो जाएगा, ये स्थिति उनके हाथ से बाहर निकल जाएगी। वैसा ही हुआ। उनको आशा थी कि जिस वर्ग के खिलाफ यूजीसी एक्ट में एक्ट बनाने की बात की जा रही है, वो वर्ग क्या करेंगे, थक हार करके हमारे साथ आएंगे। केंद्र को लग रहा था कि वो बंधुआ मजदूर हो गए हैं, वो उनके ही साथ रहेंगे, वो उनका साथ छोड़ेंगे कैसे। तो हमारा जो एक बड़ा वर्ग है, बड़ा चंक है वोट का, उसके तरफ एक टैक्टिकल शिफ्ट करते हैं और एक मास्टर स्ट्रोक चलाते हैं। और उसके भी निशाने पर सबसे बड़ा प्रदेश अगर है तो वो उत्तर प्रदेश है। लेकिन यहां लेने के देने पड़ गए। केंद्र ने यह अपेक्षा नहीं की थी, खासतौर से शिक्षा मंत्री जो माननीय श्रीमान धर्मेंद्र जी प्रधान है। और मैं खाली धर्मेंद्र जी प्रधान क्यों, मोदी जी भी इसमें शामिल होंगे और शाह जी भी शामिल होंगे। अगर ये बात सिर्फ शिक्षा मंत्रालय तक है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये बात आला कमान के संज्ञान में है तो उनको भी इसका श्रेय लेना पड़ेगा। मैं नहीं मानता हूं ऐसा। मुझे ऐसा जरूर लग रहा है कि ये मोदी जी की अनुशंसा नहीं हो सकती है, ये निचले स्तर पर यह बात हो गई होगी। लेकिन अगर मोदी जी के संज्ञान में रहते हुए इस तरह का एक्ट आया है पब्लिक डोमेन में, तो निश्चित रूप से दुखद है। और इसकी कल्पना शायद मोदी जी ने और शाह जी ने नहीं की होगी और मामला उल्टा पड़ गया, पासा पलट गया। देश भर में आंदोलन हुआ और वो विशेष वर्ग जिसके खिलाफ ये एक्ट लाया गया था, उस विशेष वर्ग ने अपनी ताकत दिखाई। अब ये हुआ कि जब वो विशेष वर्ग जिसके खिलाफ उसको लग रहा था कि हमारे खिलाफ एक्ट है, तो जिनके समर्थन में ये एक्ट हो रहा था उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया। अब ये दुधारी तलवार हो गई केंद्र के लिए। एक नाराज, एक को खुश करूं तो दूसरा नाराज, और दूसरे को खुश करूं तो पहला नाराज। ये दुधारी तलवार पर केंद्र पहुंच गया। और उसके बाद फिर एक वेब सीरीज आता है, घूसखोर पंडित। फिर बवाल मचा, नेताओं ने संज्ञान लिया और खासतौर से उत्तर प्रदेश में संज्ञान लिया गया इसका। और लगातार योगी आदित्यनाथ विघ्न बाधाओं से जूझते हुए उत्तर प्रदेश को विकास की पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। पिछले 10 वर्षों में योगी ने अतुलनीय कार्य किया है उत्तर प्रदेश में। आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए उत्तर प्रदेश का, डेवलपमेंट के किसी पैरामीटर पे उत्तर प्रदेश बहुत नीचे नहीं है, लगातार ग्रोथ कर रहा है। और आवश्यकता है, बहुत सारी कमियों को दूर करना है, लेकिन उन्हीं कमियों के बीच से धीरे धीरे योगी निकाल रहे हैं रास्ता। कुछ कमियां भी हो सकती हैं, हर सरकार में रहती है। अखिलेश ने भी अच्छा काम किया था, उनमें भी कमियां रही, जनता ने उन्हें बाहर किया। मायावती जी ने भी अच्छा काम किया, लेकिन उनमें भी कमियां रही, जनता असंतुष्ट रही तो उनको बाहर किया। योगी जी से भी अगर जनता असंतुष्ट होगी तो योगी जी को भी बाहर करेगी। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हर पार्टी, हर नेता अपने अपने तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, उसमें किसी की कमियां इतनी बड़ी हो जाती हैं जिसे जनता स्वीकार नहीं करती है। योगी के मामले में वो बात नहीं है। योगी का पैरामीटर्स हर लिहाज से आगे चल रहा है। पॉपुलैरिटी में योगी सबसे आगे है। लॉ एंड ऑर्डर जो सबसे बड़ा इशू था, और यही इशू कभी मायावती के लिए भी था उत्तर प्रदेश में। आपको याद होगा, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर, और गुंडों की खैर नहीं है, ये नारा हुआ करता था। तो गुंडों को वास्तव में मायावती ने भी कंट्रोल करने की कोशिश की और एडमिनिस्ट्रेशन पर मायावती की बहुत जबरदस्त पकड़ थी। डिस्ट्रिक्ट के जो मुखिया हुआ करते थे, चाहे डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और एडमिनिस्ट्रेशन के, वो दोनों टेंटर हुक पर रहते थे। आज वही स्थिति योगी ने कर दिया है। योगी ने लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह से दुरुस्त किया है, बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, लेकिन योगी के खिलाफ अंदर खाने साजिश हो रही है। मित्रों, 2 दिन पहले की घटना है। उत्तर प्रदेश के दरोगा भर्ती में, सब इंस्पेक्टर की भर्ती में एक प्रश्न पूछा गया, और उस प्रश्न के ऑप्शन में, विकल्प में प्रश्न था कि जो समय के साथ बदल जाते हैं
उनको क्या कहा जाता है? अवसरवादी, सदाचारी और भी कुछ, और के साथ-साथ एक ऑप्शन था पंडित। अवसर के साथ बदलने वालों को पंडित भी कहा जा सकता है। ये ऑप्शन में लिखा गया है। अब मैं थोड़ा-सा इतिहास कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रदेश, जिस प्रदेश में कभी यही पंडित शब्द एक क्षत्रिय के लिए प्रयोग किया गया, एक तोमर राजपूताना परिवार के एक नौजवान के लिए प्रयोग किया गया, और वो देश के बेहतरीन फ्रीडम फाइटर हुए, बलिदानी फ्रीडम फाइटर। मैं बात कर रहा हूं राम प्रसाद बिस्मिल की। शाहजहांपुर के रहने वाले थे, तोमर परिवार से आते थे। लेकिन आप में और हम में से ज्यादातर लोग शायद यही जानते होंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल पंडित थे। क्यों? क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल को पंडित उपाधि दी गई थी, उनके ज्ञान की वजह से, उनके आचरण की वजह से, उनके विचार की वजह से। पंडित का यह मतलब होता है, आज उत्तर प्रदेश में जिस किसी ने भी यह प्रश्न पत्र सजाया है, उसने योगी का अपमान नहीं किया, उसने उत्तर प्रदेश के एक वर्ग का अपमान नहीं किया, एक जाति का अपमान नहीं किया, एक ऐसे फ्रीडम फाइटर का अपमान किया जिसके नाम के पीछे लगा हुआ था पंडित, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। और वो ब्राह्मण जाति से नहीं आते थे, वो पंडित नहीं थे। पंडित का यह मतलब होता है पांडित्य, ज्ञान से लबरेज, परोपकारी, उसको कहते हैं पंडित। और वहां विकल्प के रूप में दिया जा रहा है कि अब समय के साथ जो बदल जाए, अवसरवादी। बताइए आप, अवसरवादी की श्रेणी में पंडित को रखा जा रहा है और यह प्रश्न पत्र में आ रहा है। किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं आप? ये गलती से नहीं हो रही है, इट इज बाय डिजाइन। केंद्र सरकार नहीं कह सकती है कि यूजीसी एक्ट जो लाई, उस एक्ट में जो उन्होंने प्रावधान किया, एक वर्ग विशेष के बच्चों को वो कुछ भी करे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई के लिए कोई कमेटी नहीं बनेगी, उनका कोई नुमाइंदा नहीं होगा। इस तरह का बीभत्स डिवीजन अंग्रेजों के भी जमाने में नहीं हुआ, जो डिवीजन श्रीमान मोदी के कार्यकाल में हुआ है। और मोदी जी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं बता रहा हूं आपको, मोदी जी अगर कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं और अपने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस कैटेगरी में खड़ा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत गंदी राजनीति होगी। मैं ऐसा मानता नहीं, बिल्कुल नहीं मानता हूं। लेकिन यूजीसी एक्ट को सपने में तो लागू नहीं किया गया। सोच समझ करके, सारी चीजों को ध्यान में रख करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रेग्रेसिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं, आप समाज को पीछे ले जाना चाहते हैं। समाज आगे बढ़ रहा है, समाज में जातीय भेदभाव खत्म हो रहे हैं, आगे निकल रहा है, अंतरजातीय विवाह धड़ल्ले से हो रहे हैं, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे ये जो व्यवस्था है वो स्वयं खत्म हो जाएगी, समय लगेगा। लेकिन आप बनाए रखना चाहते हैं, आप बाल मन को दूषित कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, कोई जवाब नहीं था। राजनीति करने के लिए इस स्तर तक गिर जाएंगे आप। आपको अपेक्षा थी कि ये एक्ट ले आया जाएगा और इसका विरोध होगा और समर्थन के जो लोग हैं वो हमारे साथ खड़े होंगे। आप गलतफहमी में हैं, आप गलत विकेट पे जाकर के बैटिंग कर रहे हैं। आपके लिए वो विकेट उपयोगी नहीं है, अनुकूल नहीं है, वो विकेट किसी और का है, वो सब कुछ उनके हाथ में चला जाएगा। और अब आपके लिए दुधारी तलवार बन गई है। आप इधर झांकते हैं तो कुआं है, इधर खाई है, चलना बहुत मुश्किल है।
और उस बीच में ये घूसखोर पंडित आ रहा है और फिर पंडित को अवसरवादी कहा जा रहा है। ये किसका अपमान है? मैं नहीं समझता हूं कि एक जाति का अपमान है। मैंने आपके सामने उदाहरण दिया, ये राम प्रसाद बिस्मिल का अपमान है, जिसे पंडित उपाधि दी गई थी। एक तोमर परिवार में जन्म लेने वाला एक क्षत्रिय नौजवान, जिनको पंडित की उपाधि दी गई और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से ही जाना गया। चंद्रशेखर आजाद नहीं, मंगल पांडे नहीं। अब उस जाति के कंट्रीब्यूशन को यहां उसकी विवेचना करने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। मैं जातीय चश्मे से इस विषय को नहीं देख रहा हूं। हर जाति का समाज में कंट्रीब्यूशन है और उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना किसी किसी अन्य जाति का है। हर जाति का कंट्रीब्यूशन है, हर जाति के कंट्रीब्यूशन को रेस्पेक्ट होना चाहिए। भारत के संविधान में और बीएनएस में और आईपीसी में इसकी पूरी चर्चा है। सेक्शन 153 ए आईपीसी, जो अब भारतीय न्याय संहिता बन गई है, उसके तहत इस तरह के व्यभिचारी बर्ताव करने वाले व्यक्ति के खिलाफ और समूह के खिलाफ फौरन एफआईआर होना चाहिए और सेक्शन 153 ए के तहत उसे मिनिमम 3 साल की सजा है, 5 साल की भी सजा हो सकती है। अगर ये लगा कि इन्होंने बहुत षड्यंत्र करके इस तरह का कृत्य किया है, समाज को तोड़ने का कृत्य किया है, कल लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक खास जाति विशेष के जितने एमएलए हैं, उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाया है। मेरा यह कहना है कि खाली एक जाति विशेष के क्यों, सभी जाति के लोग इस पर सवाल उठाएं। अभी एक और मूवी बनी जिसमें यादव समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की गई, वो भी एक वेब सीरीज आई और यादव समुदाय ने उस पर आपत्ति की। बिल्कुल आपत्ति करनी चाहिए। सवाल है कि 153 सेक्शन में सीधा सीधा प्रावधान है कि कोई भी जाति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह किसी जाति के विरुद्ध अगर कोई भी अपमानजनक कृत्य करता है तो वो सजा का हकदार है। ऐसा नहीं कि अभी जो चल रहा है कि नहीं एक खास जाति के खिलाफ अगर कुछ बात होगी तो ही आप सजा के हकदार होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेक्शन 153 ए क्लियरली कहता है कि किसी भी समूह द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी जाति विशेष के खिलाफ अगर कोई भी ऐसा कृत्य किया जाता है जो विभाजनकारी है, आपत्तिजनक है, विध्वंसक है, समाज के लिए ठीक नहीं है, हार्मनी को बिगाड़ने वाला है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। और सरकार ने कल ही, योगी जी ने बहुत ही गंभीरता से, अभी ब्रजेश पाठक जी ने भी कहा है, लेकिन कल ही योगी जी ने बहुत ही गंभीरता से आदेश दिया है कि ये जिस किसी ने भी ये कृत्य किया है उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। और इस प्रकार के भाव वहां अक्सर दो जाति के विशेष, अभी एक जो सत्तारूढ़ दल है उसी में से एक जाति जो सत्ता में है, उनको जो लग रहा है कि मोदी योगी क्षत्रिय हैं तो ब्राह्मणों के साथ तकरार है। कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन माहौल बनाया जाएगा। 12% आबादी है ब्राह्मणों की, 8% क्षत्रिय की आबादी है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके एक जाति विशेष को लगातार अपमानित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और अगर षड्यंत्र पार्टी के अंदर से रचा जा रहा है तो यह और भी दुखद है। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी जाति के खिलाफ, किसी भी जाति को लेकर के कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी इस तरह से करना अशोभनीय है और दुखद है। और इस तरह की टिप्पणी पंडित के ऊपर करना तो सीधा सीधा अपने फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करना है, जिन्होंने हमारे और आपके लिए ये देश बनाया, अपना बलिदान देकर के बनाया। आपको कभी इस बात की चिंता नहीं हुई कि यह अपमान किनका होगा? सीधे उस सूरमा का अपमान होगा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का अपमान होगा, जिन्हें पंडित उपाधि दी गई। वो जाति से ब्राह्मण नहीं थे, जाति से तो क्षत्रिय थे। तो यह अपमान उनका है।
और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ये साजिश चल रही है, पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर वाले, उस साजिश से योगी पार पाएंगे। योगी को हटाने के लिए एक पूरा कुनबा सपना देख रहा है। जैसे तैसे योगी को हटाओ, योगी हटेंगे नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, श्रीमान मोदी जी और अमित शाह जी, जो इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, वो अनायास नहीं है। शंका गहरा हो रहा है। इस शंका को दूर कीजिए, शंका को दूर कीजिए, वरना चुनाव में कीमत चुकानी पड़ेगी। इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि हम एक वर्ग विशेष को अपमानित करके दूसरे वर्ग विशेष को खुश कर देंगे और उनका वोट आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है लंबे समय तक। तो भारत के सनातनी समाज को तोड़ने की बजाय सनातनी समाज को इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये चाहे यादव समुदाय को लेकर के जो टिप्पणी हुई है, उसी स्तर से, उसी तरीके से, उसी गहराई से उसकी आलोचना होनी चाहिए। चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अन्य कोई जाति हो, किसी भी जाति विशेष को लेकर के किसी भी प्रकार की टिप्पणी आलोचना के संपूर्ण घेरे में होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी प्रावधान है, उसके लिए कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। साजिश कामयाब होगी नहीं। योगी अपने रास्ते पर है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।